एनआईएसएम रिसर्च एनालिसिस में जो है वो चैप्टर 8 जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो कवर करेंगे। उसमें जो है बेसिकली जो है वो 8.1 में इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो गवर्न बाय क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013 और शेड्यूल 3 के अंदर जो आता है ना, IND-AS 1 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो, इसमें जो है वो दो चीजें जो है वो कवर्ड होती है ना, ये गवर्न इससे होती है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो कंपनी कैन नॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट इन एनी रैंडम फॉर्मेट। तो ये जो है वो दो फॉर्मेट में जो है वो कंपनी जो है वो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करती है ना, ये फिक्स्ड लीगल रूल्स है। तो इसके लिए जो है वो सारी कंपनीज के लिए इजी पड़ता है इसके लिए। कंपनी सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू IND-AS 1 जो है, एवरी लिस्टेड कंपनी पब्लिश्ड अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग जो है ना, स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस शीट रहता है। दिस टेल अस पर्टिकुलर डेट की कंपनी क्या ऑन करती है, कंपनी क्या ओ करती है, ठीक है ना। और जैसे कि 31 मार्च 2026 है, बैलेंस शीट विल शो द एसेट हो गया, कैश जो है वो 500 करोड़ का है, फैक्ट्री जो है वो 2000 करोड़ की है, बिल्डिंग जो है वो 1000 करोड़ की है, इन्वेंट्री जो है वो 600 करोड़ की है, लाइबिलिटीज जो है क्या क्या है, लोन जो है 1500 करोड़ का है, क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं, 800 करोड़ के आसपास देना है, और शेयर होल्डर इक्विटी कितना है, 1800 करोड़ का है। तो ये जो है वो बैलेंस शीट जो है एक फिक्स डेट में इतना एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो है ये बताती है, नॉट अ ओवर ऑफ पीरियड जो है ना। सो एक पर्टिकुलर डेट में ये वाला जो है आपका पूरा जो है वो डिटेल्स रहता है कंपनी के बारे में जो है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट PL कवर करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है, जैसे मान लो 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 तक जो है वो सेल्स कितना हुआ है साल में, एक्सपेंसेस कितने रहे हैं, एंड प्रॉफिट कितना रहा है, ये सारी डिटेल जो है वो इनकम स्टेटमेंट में रहता है। ये जो है बताता है चैप्टर की अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम जो है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ऑल्सो इंक्लूड द अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में, जैसे कि कुछ गेन हुआ है या लॉस हुआ है, सच एज सम फेयर वैल्यू चेंजेस दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर और परमिट टू बी रिपोर्टेड आउटसाइड द मेन प्रॉफिट एंड द लॉस सेक्शन। स्टेटमेंट ऑफ द चेंज इन द शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर होल्डिंग में जो है कुछ भी चेंज हुआ हो, प्रॉफिट अर्न के कारण हो, डिविडेंड पेड होने के कारण हो, न्यू शेयर इशू हुआ है, शेयर बाय बैक के कारण हुआ है, एंड सर्टन आइटम जो है वो रिपोर्टेड थ्रू जो है वो OCI। तो इन सब के कारण जो है कुछ भी मेजर चेंजेस हुआ है वो सब जो है वो स्टेटमेंट इसमें जो है वो इंक्लूडेड रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की, वेयर डिड द कैश फ्रॉम, वेयर डिड द कैश गो, है ना। तो इवन प्रॉफिटेबल कंपनीज कैन फेस कैश शॉर्टेज, है ना, क्योंकि अगर सेल हुआ है प्रोडक्ट का लेकिन जो है वो रिसीवेबल डिले है, सो देयर विल बी अ कैश क्रंच हो सकता है उस केस में। तो ये सारी जो चीजें हैं वो स्टेटमेंट रहता है, रिसीवेबल डे का, क्रेडिटर डे का, है ना, डिबेटर डे रहता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल रहता है, ठीक है ना। नोट्स टू अकाउंटमेंट, यहाँ पे जो है वो एम्फेसाइज करता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या क्या अप्लाई किया गया, ब्रेकअप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, additional disclosure needed to understand the numbers, many important investment sites are found here, not just in the main statements, ठीक है। टोटल जो है वो कंपैरेटिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहेगा, जैसे कि FY 26 का जो है वो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू, एंड FY 25 का जो है वो 9,200 का रहेगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस पीरियड से कंपैरिजन रहेगा कि रेवेन्यू कितना, तो इसमें जो है वो कंपेयर करने के लिए जो हेल्प मिलता है इन्वेस्टर को कि प्रीवियस ईयर से कितना जो है वो सेल में जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 8.1 में जो है वाई फाइनेंशियल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, रोल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर, Introduction to Financial Statement, the 5 components of the complete financial reporting packages, the requirement of the comparatively जो है वो financial information। सेक्शन 8.2 में जो है वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
रहता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो है वो जब एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनीज का जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो स्टैंड एलोन होता है और जो है वो कंसोलिडेटेड। तो प्रोफेशनल जो इन्वेस्टर हैं, नॉर्मली जो है रूल है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही जो है वो फॉलो अप करना चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि जनरली प्रोवाइड अ मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ग्रुप परफॉर्मेंस, and while still recognizing there are a situation where stand alone statement are also useful। तो या ये चीजें जो है वो 8.2 में डिस्कस की गई है ना। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेंगे कि रिलायंस रिटेल भी है, जियो प्लेटफॉर्म है ना, ऑयल टू ओटीसी है ना। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा पार्ट जो है वो कितना प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है, इन सब चीजों का जो है अगर इंडिविजुअल कंपनी वाइज देखेंगे तो दैट इज अ स्टैंड अलोन रहेगा। लेकिन अगर कंबाइंड इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो है वो कंबाइंड अगर देखेंगे एंटायर बिजनेस ग्रुप को, तो कितना जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बारे में जो है वो पता चलता है ना। तो ये बताता है कि एवरी कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। तो एवरी कंपनी हैज इट्स ओन रजिस्ट्रेशन, उसके एसेट इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइबिलिटीज है, प्रॉफिट है, बैलेंस शीट है। तो even if one company owns another company, both remain a separate legal entities होती है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री ऑन जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिलायंस न्यू एनर्जी, ऑल्दो रिलायंस ऑन देम, बट ईच कंपनी का जो है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब जो है वो जो है वो डिफरेंट रहता है। तो इसी तरीके से जो है वो टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन लेते हैं, तो टोयोटा क्लोस्कर मोटर है ना, ऑल्दो और जापान का भी है, पर दोनों जो है वो टोयोटा ग्रुप को बिलोंग करता है, लेकिन दे आर लीगल डिफरेंट जो है वो कंपनीज रहता है, ठीक है ना। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली वन लीगल कंपनी इट्स, है ना। तो एक लीगल कंपनी कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, एक्सपेंसेस क्या है, एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, तो ये जो है वो कवर करता है। तो इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं होता है फाइनेंशियल सब्सिडीज का जो है वो, है ना। तो जैसे एबीसी कोई मान लो एग्जांपल कंपनीज है ना, इट्स ओन 3 कंपनीज, तो एबीसी एक्स वाई जेड को ऑन करता है, पी क्यू आर को, है ना, और एलएमएन को ऑन करता है। सब एबीसी जो है एक्स वाई जेड ऑन करता है पी क्यू आर करता है एलएमएन को। तो एबीसी का जो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट विल कवर द एबीसी ओनली, ठीक है ना। रिवेन्यू 100 करोड़, प्रॉफिट 20 करोड़, एसेट तो, है ना, इग्नोर द बिजनेस डन बाय एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो है वो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट क्यों मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि अगर जो है वो टोयोटा जापान सेल्स ओनली 10 लाख कार इन जापान, both through subsidiaries it sells 20 lakh कार वर्ल्ड वाइड। तो नाउ सपोज अगर टोयोटा जापान का स्टैंड अलोन स्टेटमेंट करेंगे तो 10 लाख कार, बट एक्चुअली जो है वो टोयोटा ग्रुप ने जो है वो 30 लाख कार जो है वो सेल किया। देयरफॉर स्टैंड अलोन जो है स्टेटमेंट जो है ओनली जो है वो पार्शियल जो है वो पिक्चर देता है किसी कंपनी के बारे में जो है वो, ठीक है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एलोन प्रॉफिट जो है वो 800 करोड़ है, जियो का 7000 है, रिटेल का 5000 है, एनर्जी का तो टोटल ग्रुप जो है वो 22,000 है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर देखेंगे तो 8000 करोड़ है। तो इसलिए जो है वो कंपनी का जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक ट्रू पिक्चर देता है। इसमें रहता है कि हाउ कैन अ कंपनी कंट्रोल अनदर कंपनी, सो मोर देन 50% मीन्स कंट्रोल। तो यहाँ पे बट नॉट ओनली वे द कंपनी may control another company if it owns more than 50% of the voting right, or it has a power to appoint majority of the director, otherwise has the power to direct the company's strategy operation in a way affect return. In situation the parent is considered to control subsidiaries of the consolidation under AS 110, even ownership is not। तो अगर 50% से कम भी है लेकिन कंपनी के पास डायरेक्ट है, कंपनी की स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन को, है ना, अफेक्ट करता है ना, तो वहां पे जो है वो उसकी जो है वो सब्सिडी जो है वो मानी जाएगी। सपोज कंपनी ओन्स 45% ऑफ द कंपनी बी, नॉर्मली 45% मींस नॉट अ मेजॉरिटी, बट सपोज ए हैज द लीगल राइट टू अपॉइंट 8 डायरेक्टर्स आउट ऑफ 10 who controls the company B, company A will be, therefore company B becomes the subsidiaries। तो AS 110 जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करता है कि वाई कंपनी हैज अ कंट्रोल
एंड देयरफॉर मस्ट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो ये जो है वो इक्विटी एनालिसिस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही स्टडी करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। ठीक है ना। सो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट जो है वो यूजलेस नहीं है, लेकिन सब्सिडीज कैन नॉट सेंड मनी टू द पेरेंट कंपनी, the country with strict capital control, debt agreement that prevent the subsidy from paying dividend. In such cases, it is important to stand alone financial position of the parent company to understand whether it can manage its own during the difficult time, है ना। तो इन सब चीजों के कारण जो है वो स्टैंडर्ड कंपनी का जो है स्टैंड अलोन भी इम्पोर्टेंट है। SEBI requirement consolidated financial statement must be published annually. स्टैंड अलोन जो है वो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर आल्सो जो है वो मैंडेटरी जो है वो। सम कंपनीज वॉलंटरीली पब्लिश कंसोलिडेटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल्दो ये जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है ना। क्वार्टरली, है ना। तो वन कंपनी एंटायर ग्रुप जो है वो स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड में दोनों में डिफरेंट जो है ना, ओनली पेरेंट का रहता है, ये पेरेंट प्लस सब्सिडीज रहता है। ठीक है। तो इस यूजफुल इन स्पेशल सिचुएशन यूजुअली प्रिफर्ड फॉर द इक्विटी एनालिसिस जो है ये कंसोलिडेटेड है। ठीक है ना। तो एवरी कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। की पॉइंट जो है एवरी कंपनी प्रिफेयर इट्स ओन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होल्डिंग कंपनी क्या होता है कि जनरली प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन इट कंट्रोल द सब्सिडीज। कंट्रोल में अराइजेस थ्रू मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स और अदर राइट्स that allow control, not only ownership above the 50%। ठीक है ना। अगर लीगल राइट्स भी है और बिलो 50% ownership है, then also it can be considered as a subsidiaries। Consolidated statements are generally preferred by the equity analysis। Standalone statement remain important in certain situation जहाँ पे जो है वो सब्सिडीज कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट फंड्स टू द पेरेंट्स, है ना। उस सिचुएशन में स्टैंड अलोन स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट। Listed company must publish annual consolidated financial statement while standalone quarterly results are the mandatory। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट जो है बैलेंस शीट सेक्शन 8.3। तो बैलेंस शीट क्या होता है कि द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013, है ना। एंड इन IND AS1 requires company to report change in shareholder equity। The prescribed format applies to most industry-wide sectors such as banking, insurance, utility follows format specified by the regulator, है ना। जैसे कि ये जो है वो विल सी दैट एग्जांपल कि डिफरेंट कंपनीज का कैसे जो है वो बैलेंस शीट जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो बैलेंस शीट जो है वो क्या होता है कि इम्पोर्टेंट चीज है कि बैलेंस शीट ये बताता है कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑन द पर्टिकुलर डेट। लाइक एग्जांपल 31 मार्च टू 26 को देखते हैं कि कंपनी क्या ऑन करती है ना, और कंपनी क्या ओज करती है ना, ऑन दैट डे, है ना। कंपनी कितना जो है वो उसके ऊपर बोरिंग है ना, कितना उसको देना है, एंड कितना जो है वो एसेट ऑन करती है। तो तीन मेजर पार्ट होता है बैलेंस शीट के जो है वो। बैलेंस शीट के जो है वो एसेट हो गया, है ना, प्लांट हो गया, और आई मीन उसमें जो है वो, है ना, फिक्स एसेट हो गया, एंड इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट होता है। लाइबिलिटीज हो गया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर इक्विटी हो गया। ये तीनों से मिला के जो है वो बैलेंस शीट बनता है। तो एवरीथिंग इनसाइड द बैलेंस शीट जो है बिलोंग टू वन ऑफ दिस थ्री ग्रुप जो है। तो इक्वेशन जो है, गोल्डन इक्वेशन क्या है, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। तो ये जो है हमेशा जो है ये बैलेंस होना चाहिए। द इक्वेशन ऑलवेज बैलेंसेस, व्हाई, विच इज व्हाई इट इज कॉल्ड द बैलेंस शीट। एग्जांपल, एसेट इक्वल्स टू 100 करोड़, लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 60, है ना। इक्विटी जो है वो 40 करोड़ का है, तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, यही बैलेंस हो जाएगा। एसेट इज 100 करोड़ है, लाइबिलिटी 60 एंड इक्विटी जो है वो 40 करोड़ का है। ठीक है ना। तो ऑलवेज बैलेंस शीट शुड बी ऑलवेज बैलेंस थ्रू द एसेट इक्वल्स टू, वही इक्वेशन से, लाइबिलिटी प्लस आपका जो है वो शेयर होल्डर इक्विटी जो है। तो एसेट में क्या क्या कवर होता है, सिंपल वे में जो है समझते हैं कि, है ना, एसेट
एज द आइटम दैट एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द फ्यूचर बेनिफिट, जैसे फैक्ट्री हो गया, लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, कैश हो गया, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये जो है वो सारी चीजें जो है वो एसेट में कवर करती है, ठीक है ना। तो a company generally recognize only those assets are measurable in monetary terms and have been paid for, है ना। Generally, self-generated assets such as companies' own brand name cannot be recognized. तो जैसे सेल्फ जनरेट ब्रांड नेम है कंपनी का जो है तो वो एसेट में रिकॉग्नाइज नहीं होता है ना। तो दिस आर द हाउस, कार, लैपटॉप, है ना, कैश इन बैंक, दिस आर एसेट हो गया, है ना। कंपनी उसी तरीके से फैक्ट्री हो गया, वेयर हाउसेस हो गया, मशीन हो गया, कैश है, ये कंपनी का एसेट। तो कंपनी का एसेट जो है वो दो फॉर्म में दो डिवाइड होता है, करंट एसेट एंड द नॉन करंट एसेट, है ना। नॉन करंट एसेट में क्या होगा कि नॉन करंट एसेट आर द एसेट दैट एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ओवर द लॉन्ग टर्म, जनरली मोर देन 1 ईयर। फैक्ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड, मशीन, है ना, पेटेंट हो गया, है ना, गुडविल, सॉफ्टवेयर, ये मैनी इयर्स इसको यूज किया जाता है। करंट एसेट में expected to provide benefit within the one operating cycle, like most companies one operating cycle is taken 1 year। तो एग्जांपल हो गया कि कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। तो ये जो है वो नॉर्मली 1 ईयर में जिस तरीके से इसका जो एसेट का यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज एन, है ना, कि आपका जो है वो करंट एसेट हो गया, ठीक है। कॉमन बैलेंस शीट में जो है वो होता है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो, ये है ना, इसमें जो है वो लैंड, फैक्ट्री, है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का बिग एसेट होता है, ठीक है ना। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, ये जो है वो बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज होता है। जैसे टाटा स्टील का है ब्लास्ट फर्नेस 8,000 करोड़ का है, तो ये पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीपी जनरली शोज ए हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन। एग्जांपल, मशीन जो है वो मान लो कि 100 लाख में, है ना, खरीदा गया, डिप्रिशिएशन 20 लाख है, तो बैलेंस शीट वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 लाख। इवन मार्केट वैल्यू बिकम्स 150 lakh, the machine is generally not automatically shown at 150 lakh under the historical cost, है ना। revaluation model, यहाँ पे जो है वो IND AS 16 also shows companies to use revaluation model where entire class of asset is periodically revalued and reported at the revised value। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सपोज मान लो कंपनी अदानी बिल्ड्स अ सीमेंट प्लांट, कंस्ट्रक्शन टेक्स 2 years, कैन नॉट बिकम द पीपीई का पार्ट नहीं हो सकता, प्लांट, है ना, इसका जो है वो पार्ट नहीं बन सकता अंटिल कंस्ट्रक्शन इज फिनिश। तो इट इज कॉल्ड एज अ CW, है ना। उस पे सेक्शन मतलब वहां पे एक रहता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो उसका पार्ट जो है वो रहेगा, ठीक है ना। तो CWIP विल बिकम द PPE जो है वो। Goodwill. There is one of the most important part is goodwill arises when a company acquire another business and pays more than a fair value of net asset acquired। Brand value, है ना, it uses the example of भारती, जैसे कि मान लो कि टियागो रवांडा का जो है उसने एक्विजिशन किया भारती एयरटेल ने, तो एक्सेस पेड ओवर द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट वाज द रिकॉग्नाइज्ड एज द गुड वैल्यू। तो उसका जितना भी एक्चुअल एसेट वैल्यू है उसके ऊपर जितना भी जो है वो पे किया जाता है उसको जो है वो गुडविल जो है वो बोला जाता है, ठीक है ना। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट एंड इन टेस्टेड पीरियडिकली फॉर द इम्पेयरमेंट, है ना। इफ इट इज वैल्यू इज इन fall below its carrying value, difference is written off as an impairment loss जो है ना, ठीक है ना। जैसे कि कंपनी ए बाई करता है बी कंपनी को, तो मान लो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 500 करोड़ है, लाइबिलिटीज 100 करोड़ है, तो नेट एसेट जो है वो 400 कंपनी, बट कंपनी ए पेज 520 करोड़, तो एक्स्ट्रा जो 120 जो पेड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ए, ये जो है वो गुडविल हो गया। इवन दो द नेट एसेट इज 400 बट द गुडविल, है ना, इज के कारण जो है वो 120 करोड़ जो है वो पे हो रहा है, ठीक है ना। तो क्यों क्यों स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, लॉयल कस्टमर है ना, उसके कारण जो है वो कंपनी जो एक्विजिशन के बाद उसको एक्स्ट्रा पे करती है, उसके कारण एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, तो उसको जो है वो गुडविल जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट जो है इंटेंजिबल एसेट, दीज आर द एसेट दैट कैन नॉट बी टच्ड फिजिकली। एग्जांपल्स पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया,
कॉपीराइट्स हो गया, परचेस्ड ब्रांड हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, लाइसेंस हो गया, है ना। तो ये जो है वो लीगल राइट्स हैं एंड आर यूजुअली शोन एट द कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, है ना, amortization. It also note that self-generated assets cannot generally be shown in the balance sheet, although internally developed software can be recognized in the uh, certain circumstances. Intangible asset under development, है ना, suppose Infosys develop किया new software, still incomplete, cannot become software asset, है ना, no, अंटिल कंप्लीट होने के बाद ही जो है इसको इंटेंजिबल एसेट के अंदर जो है वो डेवलपमेंट किया जाता है। तो कंप्लीशन के बाद ही वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल एसेट में जो है वो आता है। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, समटाइम कंपनी इन्वेस्ट करता है अनदर कंपनी में बट डज नॉट कंट्रोल इट, तो कंपनी ऑन्स 25%, दिस इज जनरली नाइदर अ सब्सिडी और नॉन अ फुल्ली कंट्रोल्ड कंपनी जो है वो, ठीक है ना। तो इसको जो है वो जॉइंट वेंचर बोला जाता है ना। तो यहाँ पे ये जॉइंट वेंचर। नॉन करेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इंक्लूड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्लेम सच एज इन्वेस्टमेंट, लोन्स, एडवांसेस, ठीक है ना। करेंट एसेट जो है वो में क्या क्या कवर होता है? इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री मींस गुड्स जो है वो अभी सोल्ड नहीं हुआ है ना। रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, ये सब जो है वो इन्वेंट्रीज के अंदर में जो है वो कवर अप होता है ना। इज जनरली शोन एट कॉस्ट और द मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। A shirt company has a raw clothes of 20 crore, half stitch shirts 10 करोड़ हो गया, रेडी शर्ट 30 करोड़, टोटल इन्वेंट्री जो है वो 60 करोड़ आएगा। मान लो एक कोई भी टेक्सटाइल शर्ट कंपनी है, ठीक है ना। करंट फाइनेंशियल स्टेट एसेट क्या हो गया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल, अदर फाइनेंशियल क्लेम एक्सपेक्टेड विद इन 1 ईयर, ये जो है वो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश हो गया, करंट अकाउंट बैलेंस, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट, ये जो है वो कैश एंड कैश है ना। तो बैंक बैलेंस चैप्टर ये बताता है बैंक बैलेंस दैट डज नॉट इंक्लूड इन द कैश इक्विवेलेंट में जो है। रिसीवेबल्स आर द मनी कस्टमर ऑस टू द कंपनी, जो हमने प्रोडक्ट सेल किया है और कस्टमर ने हमको पैसा अभी नहीं, कंपनी को पैसा नहीं दिया है, तो दैट आर कॉल्ड एज अ रिसीवेबल, है ना। जैसे कि गुड सोल्ड 10 लाख, कंपनी कस्टमर विल पे आफ्टर जो है वो 60 डेज अंटिल पेमेंट जो है वो 10 लाख, ये जो है वो ट्रेड रिसीवेबल बन जाता है, ठीक है। तो रिसीवेबल्स आर सोन नेट ऑफ द प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स। अदर करंट एसेट जो है वो एग्जांपल प्रीपेड इंश्योरेंस, सपोज कंपनी पेज 1 ईयर इंश्योरेंस टुडे, the unused portion is shown as the current asset because the benefit will be received in the future. इक्विटी का मेन डेफिनेशन क्या होता है कि रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज फ्रॉम द एसेट। एसेट जितना कंपनी का एसेट है उसमें जो भी लायबिलिटीज है, लोन्स है, उसको जो है आप अगर डिडक्ट करते हैं, है ना, तो जो वैल्यू बनता है दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी, ठीक है ना। शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट द फेस वैल्यू ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। जैसे फेस वैल्यू 10 है, 1 करोड़ शेयर है, तो शेयर कैपिटल कितना हो गया? 10 करोड़ हो गया। शेयर प्रीमियम सपोज फेस वैल्यू 10 है, आईपीओ प्राइस जो है वो 500 है, तो 10 जो शेयर कैपिटल में चला गया, तो बाकी जो बचाएगा 490 दैट विल बी कवर्ड इन द शेयर प्रीमियम जो है वो, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लेन करता है कि, है ना, द अमाउंट रिसीव्ड अबव द फेस वैल्यू ड्यूरिंग द इश्यूज सच एज आईपीओ एंड एफपीओ, तो वो शेयर प्रीमियम कहलाता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट नहीं होता, कंपनी हैज अर्न बट हैज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज रिटेन्ड अर्निंग। जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी जो है वो हैज अर्न, जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ रहता है एज ए डिविडेंड। इंस्टीट्यूट जो है ये क्या है कि कीप्स द मनी इनसाइड द बिजनेसेस, है ना। जनरल रिजर्व पार्ट ऑफ द रिटर्न सेट असाइड फॉर द फ्यूचर यूज के लिए जो है वो इसको जो है वो रखा जाता है ना, एंड पार्ट ऑफ रिटेन अर्निंग रहता है। देन कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, द रिजर्व arises from the recognizing asset above their acquisition, typically not available for the distribution as a dividend जो है, ठीक है ना। एंड देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, दे अपीयर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट, ये जो है रिप्रेजेंट करता है शेयर ऑफ द इक्विटी इन सब्सिडरी दैट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर अदर देन द पेरेंट कंपनी, ठीक है। तो ये जो है वो
पार्ट ऑफ 3 जो है इसमें हमने कवर किया बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटीज क्या होता है ना, एंड शेयर होल्डर इक्विटी, अकाउंटिंग इक्वेशंस, एसेट हो गया करंट एंड नॉन करंट एसेट, पीपीई क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिवैल्यूएशन मॉडल, ये सब जो है इसमें जो है वो कवर हुआ है। कैपिटल इन प्रोग्रेस, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, इंटेंजिबल एसेट, है ना, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, फाइनेंशियल एसेट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, अदर करंट एसेट, इक्विटी एंड इट्स मेजर कंपोनेंट जो है वो। ओके, नेक्स्ट जो है वो सेक्शन में जो है वो स्टडी करेंगे कि लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल एंड इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस क्या क्या है ना। सो वी कंप्लीटेड एसेट एंड इक्विटी इन द प्रीवियस सेक्शन इन बैलेंस शीट। अब क्या स्टडी करेंगे कि रिमेनिंग पोर्शन एग्जैक्टली इन ऑर्डर टू फॉलो, जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है, करंट लाइबिलिटीज, टोटल डेब्ट, वर्किंग कैपिटल एंड कोर वर्किंग कैपिटल क्या क्या होता है, ये सब चीजें जो है वो इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लाइबिलिटीज क्या होता है कि लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, है ना। तो जो मनी है ना, और द सर्विसेज दैट कंपनी हैज टू पे और प्रोवाइड इन द फ्यूचर, है ना, तो ये जो है एक तरीके से ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी होता है, ठीक है ना, ये लाइबिलिटीज है। एंड मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी को सिंपल वर्ड में सोच सकते हैं कि प्रोमिस होता है, ठीक है। लाइक बैंक लोन हो गया, आपने लोन लिया हुआ है तो आपको फ्यूचर में उसको पे आउट करना ही है, सैलरी पेएबल है, ऑलवेज सैलरी का आपको पे करना ही है, सप्लायर पेमेंट, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसको जो है पेमेंट करना है, टैक्स पेमेंट करना ही है, लीज पेमेंट, आपने कोई जगह लीज पे दे रखी है, ले रखी है, तो उसमें जो है आपको लीज पेमेंट, है ना, एवरी मंथ, ईयर ऑन ईयर करते रहना है। So these are the liabilities because company cannot simply, इसको कंपनी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती है ना। तो ये जो है आपका दैट इज कवर्ड इन द लाइबिलिटी पार्ट में जो है वो, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, ये जो है वो लाइबिलिटीज के जो पार्ट होते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, एंड द करेंट लाइबिलिटीज। तो डिफरेंस डिपेंड करता है कि ऑब्लिगेशन कैसे सेटल करना है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज और द ऑब्लिगेशन दैट नीड टू बी फुलफिल्ड आफ्टर 1 ईयर, ठीक है ना, जैसे कि 10 ईयर बैंक लोन हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, लॉन्ग टर्म बेस हो गया, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, ठीक है ना। सो ये जो कवर होगा दैट विल बी इन द जो है वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। लॉन्ग टर्म डेब्ट, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर द इन्वेस्टर। तो ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट इंक्लूड्स बोरोइंग सच एज बैंक टर्म लोन्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, है ना, नोट्स, ठीक है, एंड दैट रिपेबल आफ्टर 1 ईयर जो है वो, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टर्म डेब्ट आता है। तो जैसे कि टाटा पावर, एक टाटा स्टील बोरोज 5,000 करोड़ फॉर द 10 years, this becomes a long term debt. Current portion of the long term debt very important. A company borrowed 1,000 crore for 10 years, now next year 100 crore must be repaid, है ना। तो ये जो 100 crore रहता है जो नेक्स्ट ईयर पे करना है, रिमेन अंडर द लॉन्ग टर्म डेब्ट, नो, सिंस इट मस्ट बी पेड विद इन 1 ईयर, है ना। तो ये जो है वो 100 crore है, वो नेक्स्ट 1 ईयर में उसको पे करना है, जो 10 years के लिए जो लिया गया है। तो ये जो है वो इट विल बी कम अंडर द, इट विल नॉट कम अंडर द लॉन्ग टर्म डेब्ट, है ना। तो ये जो है वो इट विल बी शोन एज द करेंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेब्ट, ऐसे जो है उसको शो किया जाएगा, ठीक है ना, अंडर द करेंट लाइबिलिटी, ठीक है ना, ठीक है। सो तो लॉन्ग टर्म डेब्ट क्यों चेक करना जरूरी है कि रिवेन्यू 10,000 करोड़ है, डेब्ट जो है वो 2,000 करोड़ है, कंपनी का जो रिवेन्यू 10,000 करोड़ है एंड उसका जो डेब्ट है 40,000 करोड़ है। तो इवन दो रिवेन्यू आर इक्वल, पर कंपनी बी इज मच रिस्कियर बिकॉज ऑफ इट पेज मच मोर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो एक कंपनी ए है, उसने 10,000 करोड़, दोनों का रिवेन्यू सेम है, लेकिन एक का जो डेब्ट है वो 2,000 करोड़ का है, एक का जो 40,000 करोड़ का है। तो यहाँ पे जो है वो कंपनी बी जो है वो ज्यादा रिस्कियर होगी एंड उसको जो है ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड प्रिंसिपल अमाउंट जो है, ठीक है ना। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो टाइप्स ऑफ लोन, है ना, नोट्स टू अकाउंट में सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, रीपेमेंट शेड्यूल, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब जो है वो कवर होता है। लीज लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी क्या होता है कि मैनी लीज एसेट्स आर नॉट फुल्ली रिफ्लेक्टेड ऑन द बैलेंस शीट, है ना। तो व्हेन, जब कंपनी एक्वायर करता है राइट टू यूज एन एसेट अंडर लीज फॉर मोर देन 1 ईयर, तो उसको लीज लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे कोई कंपनी जो है वो 1 साल से ज्यादा समय के लिए जो है वो कैसे एसेट को एक्वायर करती है,
तो उसको लीज लायबिलिटी कहते हैं. दिस रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू वेयर डिटर्मिनेबल of the future lease payments excluding the interest component already repaid, है ना. तो एनालिस्ट ऑफन कंसिडर द लीज लायबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ द टोटल जो है वो डेप्थ होता है. जैसे कि सपोज रिलायंस रिटेल ने जो है 500 स्टोर 15 साल के लिए लिया है लीज पे, है ना. तो इट डज नॉट ऑन द बिल्डिंग बट इट हैज अ लॉन्ग टर्म पेमेंट ऑब्लिगेशंस तो है. तो दिस ऑब्लिगेशंस जो है वो लाइबिलिटीज के अंदर जो है वो आता है. ठीक है ना. तो इन्वेस्टर को जो है वो लीज लायबिलिटी को डेप्थ के अंदर जो है वो क्यों, क्योंकि टू कंपनीज ए ऑन्स बिल्डिंग टेक बैंक लोन्स, कंपनी बी रेंट्स बिल्डिंग्स, पेज लीज एवरी ईयर, इकोनॉमिकली बोथ हैव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट, इसीलिए जो है वो लीज लायबिलिटी को जो है वो टोटल डेप्थ के अंडर में जो है वो रखा जाता है. ठीक है ना. सो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में ब्रीफली यहाँ पे जो है वो इस चैप्टर में बताया गया. दैट इज the contract based on underlying assets such as currency, interest rates and commodities जो है वो. ठीक है. If a company has mark to market loss on derivative mark to market loss on the derivative contracts, the liability appears on the balance sheet. Losses relating to contract settled after 1 year are shown under non-current liabilities. Losses related to contract settled within 1 year are shown under the current liabilities. Other long term financial liabilities हो गया, monetary obligation हो गया, it must be paid after 1 year, है ना. deferred revenue, many beginner मतलब क्या होता है कि suppose Jio sells a 6 month prepaid plan for 1200, ठीक है ना. customer pays 1200 today, but can Jio immediately recognize 1200 as a revenue? No, because Jio has to provide service for the remaining month, है ना. and दिस है ना. तो ये जो है इस टाइप का जो है वो डिफर्ड रिवेन्यू रहता है. द ओनली 1 मंथ ऑफ द सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड, तो रिकॉग्नाइज रिवेन्यू जो है वो जो रहेगा 200 का रहेगा. रिमेनिंग 1000 विल बिकम द डिफर्ड रिवेन्यू. ठीक है ना. तो क्या हुआ कि जियो ने जो है वो 1200 रुपए कलेक्ट किया फॉर दी होल ईयर. तो करंट मंथ का जो है वो 200 जो है उन्होंने सर्विस किया, तो 200 को ही एज ए रिवेन्यू जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करना है. 1000 को जो है वो 1000 will not be recognized. ठीक है ना. recognized as a revenue. तो ये जहां पे जो है वो ठीक है ना, this will be recognized होगा. ठीक है. so deferred revenue because it represent an obligation to provide service in the future. फ्यूचर में उसको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना है. ठीक है ना. ठीक है. मनी रिसीव डज नॉट ऑलवेज मीन कि रिवेन्यू अर्न है. ठीक है ना. लाइक रियल एस्टेट में है, जब तक जो है वो आपने कोई भी बिल्डिंग जो है वो बुक किया है रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी, लेकिन जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है वो रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होता, इवन दो वहां पे जो है वो बिल्डिंग बुक हुआ है, पैसे पेड हुए हैं. ठीक है ना. तो until the company perform its obligation, the amount remains as a deferred revenue. Provision is an amount. नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे प्रोविजन के बारे में. प्रोविजन इज एन ऑब्लिगेशन हुज एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट येट सर्टेन अनलाइक रिजर्व, है ना. तो यहाँ पे set aside without a specific obligation provide related to indefinite liability that cannot yet be fully quantified. जैसे कि एम्प्लॉय रिटायरमेंट है, कंपनी के पास अगर 5000 एम्प्लॉय है, अगर रिटायरमेंट के बाद जो कंपनी मस्ट पे ग्रेचुइटी जो है वो पे किया जाता है, तो कितना जो है वो अभी हमको पता नहीं, लेकिन कंपनी को एस्टिमेट करना है द अमाउंट एंड क्रिएट, है ना. तो वो जो है वो प्रोविजन जो है वो कंपनी जो है वो करती है. दूसरा जो है वारंटी. सपोज सैमसंग सेल्स 10 लाख टेलीविजन, वारंटी जो है वो 2 इयर्स है. सम टीवीज विल नीड रिपेयर, एग्जैक्ट रिपेयर कॉस्ट उसका पता नहीं है, देयरफॉर कंपनी क्रिएट वारंटी प्रोविजंस. ठीक है ना. कोर्ट केस, कंपनी में लूज अ लीगल केस, एग्जैक्ट पेमेंट अननोन, प्रोविजन इज क्रिएटेड. इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, तो यहाँ पे जो है वो दैट इज कवर्ड इन द प्रोविजन के अंदर में. करंट लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन दैट मस्ट बी सेटल विद इन 1 ईयर. एग्जाम्पल जो है वो सप्लायर पेमेंट हो गया. ठीक है. सैलरी पेएबल हो गया, जीएसटी पेएबल हो गया. ये जो है 1 साल के अंदर में जो है वो कंपनी को जो है वो सेटल करना है. शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए.
तो पेबल्स हो गया, पेबल रिप्रेजेंट जो है जो पैसा जो रॉ मटेरियल का हो गया है ना, सप्लायर का, तो उसका जो है वो कंपनी बाइज स्टील 10 करोड़ पेमेंट आफ्टर 90 days। तो यहाँ पे है ना, अंटिल पेमेंट 10 करोड़ इज सोन एज अ ट्रेड पेबल। तो जब तब तक वो जो है वो 10 करोड़ जो है वो ट्रेड पेबल के अंदर में जो है आता है। तो जो सप्लायर का जो पैसा है कंपनी कुछ समय के बाद देती है, विद इन 1 ईयर इसको पे करना ही है, तो वो जो है दैट इज कवर्ड इन द ट्रेड पेएबल, है ना। तो पेएबल इंपॉर्टेंट है, कंपनी रिसीव्स 90 डे क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर। तो सप्लायर के पास जो है वो उन 90 डेज के लिए जो है वो मनी विल बी अवेलेबल, है ना, सप्लायर के लिए। दैट मीन्स द सप्लायर इज फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब वो 90 डेज के लिए जितना पैसा 10 करोड़ अगर देना है सप्लायर्स को, तो उतना जो है वो 90 डेज के लिए अवेलेबल है टू द कंपनी के लिए जो है वो, है ना। सो दिस कैन इंप्रूव द कैश फ्लो। तो कैश फ्लो वहां पे इंप्रूव हो सकता है। शॉर्ट टर्म डेट जो होता है कि लेस देन 1 ईयर के लिए रहता है, बोरोइंग थियोरेटिकली ड्यू विद इन 1 ईयर। तो कंपनी ऑफन रीफाइनेंस एंड रोल ओवर दिस बोरोइंग, सो दे रिमेन आउटस्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड इन द प्रैक्टिस जो है। तो यहाँ पे कॉमन करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, करंट पोर्शन ऑफ द लाइबिलिटीज, डिफर्ड रिवेन्यू, एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, अनपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एक्वर्ड, ये सब जो है वो कवर्ड होता है करंट लाइबिलिटीज में। अब जो है नेक्स्ट जो है वो बैलेंस शीट मैट्राइसिस। तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि एनालिसिस ऑफन कैलकुलेट एडिशनल मैट्राइसिस बिकॉज ऑफ accounting conventions such as historical cost may not be fully reflect economic realities. One of the most important matrices क्या होता है कि total debt consist of obligations settled through cash and involving interest। तो क्या होता है कि एनालिस्ट कैलकुलेट टोटल डेप्थ बाय एडिंग लॉन्ग टर्म डेप्थ, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेप्थ, शॉर्ट टर्म डेप्थ, फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशंस, एक्यूरल इंटरेस्ट। तो ये जो है वो पूरा कवर करती है इन द टोटल डेप्थ में जो है वो। तो क्यों टोटल डेप्थ, कंपनी पेज लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ 5000 करोड़ लुक से, बट शॉर्ट टर्म डेप्ट 3000 करोड़, लीज लाइबिलिटी 2000 करोड़, करेंट मैच्योरिटी 1000 करोड़, एक्चुअल डेप्ट जो हो गया यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट तो 5000 है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है वो इट इज, है ना, टोटल जो है वो 11000 जो है वो टोटल डेप्थ जो है यहाँ पे शो होगा, इवन शॉर्ट टर्म को कवर अप करके, लीज लाइबिलिटी एंड करंट मैच्योरिटी को करके। दिस गिव्स अ मच बेटर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क देन लुकिंग एट द वन लाइन आइटम। वर्किंग कैपिटल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द फाइनेंस की वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू सपोर्ट इट्स ऑपरेशन साइकिल, डे टू डे जो है एक्टिविटीज है and as described as a cash to cash cycle. Traditional accounting calculation is working capital current asset minus current liabilities। ये जो है एक इक्वेशन होता है वर्किंग कैपिटल का, ठीक है ना। तो जैसे कि इसको समझते हैं, the approach is based on the accounting conventions may not always reflect the operation reality जो है वो, ठीक है। सिंपल मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल है, कंपनी buys raw material, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, है ना, कीप्स फिनिश्ड गुड्स, ओके, सेल्स ऑन द क्रेडिट, रिसीव्स कैश, मनी इज टाइड अप ड्यूरिंग दिस एंटायर साइकिल। दिस नीड फॉर फंडिंग इज वन ऑफ द रीजन वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, है ना। फिर से देखते हैं कि कंपनी रॉ मटेरियल बाय करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, गुड्स का फिनिश गुड बनाती है, फिर उस प्रोडक्ट को जो है वो क्रेडिट में बेचती है ना, एंड रिसीव्स कैश। तो मनी इज टाइड अप ड्यूरिंग द एंटायर साइकिल। लेकिन अगर तुरंत जो है वो पैसा नहीं आया कंपनी के पास, तो वहां पे पैसा जो है वो टाइड अप हो जाता है। तो वहां पे जो है नीड्स फॉर फंडिंग इज वन रीजन फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, करेंट एसेट जो है वो 500 करोड़, करेंट लाइबिलिटीज जो है वो 350 करोड़ है ना। वर्किंग कैपिटल जो है वो कितना हो जाएगा, 150 करोड़, ठीक है ना। तो क्या होता है कि द कंपनी विद नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वेयर करंट लायबिलिटीज जो है एक्सीड्स करंट एसेट जो है, तो यहाँ पे जो है वो बहुत खराब होता है, क्योंकि आपका जो है वो करंट एसेट जो है वो दैट इज लेस देन योर करंट लायबिलिटीज, है ना। तो कंपनी विद स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर एज टेलीकॉम एफएमसीजी कंपनी में डेलिबरेटली ऑपरेट विद नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिकॉज कस्टमर पे क्विकली व्हाइल सप्लायर्स आर पेड जो है वो लेटर।
ठीक है ना। सप्लायर जो है वो उनको बाद में पैसा दिया जाता है और एडवांस में जो है वो कस्टमर से जो है वो पैसे जो है वो ले लेती है, ठीक है ना। सो कोर वर्किंग कैपिटल, तो ये चैप्टर ये बताता है कि इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वर्किंग कैपिटल, not all current asset and liabilities related to day operation. Short term investment may not be required for operation. Current maturity of long term debt or financing item, not the operating, है ना। तो इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल माइनस ट्रेड, ये जो है वो कंप्लीट जो है ये इक्वेशन होता है फॉर दी मेन वर्किंग कैपिटल का, ठीक है ना। इन्वेंट्री, तो यहाँ पे कि वाई कोर वर्किंग कैपिटल इज बेटर, इमेजिन क्या होता है कि current asset contain 2000 crore, mutual fund investment, this is investment not helping manufacturing product, therefore including it in the can distort the analysis. So core working uh, capital focus on the asset and liability direct link to operation, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस सेक्शंस में इट्स कंपनी का जो है बैलेंस शीट रीड करने से पहले, रीड करते समय ये आस करना, इस डेप्थ इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर, कंपनी इज टेकिंग मैनी लीजेस, provisional growing usually fast, deferred revenue increasing because business is growing, is working capital positive or negative, if negative it is because of strong business economics or the financial strength, why is the company's total debt just now just not just long term borrowing, this is exactly the kind of question। तो यहाँ पे एक रिसर्च एनालिसिस को ये सब जो है वो रीडिंग वाइल रीडिंग द बैलेंस शीट, ये जो है वो एनालाइज करना है, ठीक है ना। तो दिस इज द पार्ट 4 हो गया। तो इसमें जो है वो कवर्ड हुआ नॉन करेंट लॉन्ग टर्म डेप्ट, current portion of the long term lease liabilities, derivative instrument, deferred revenue provisions, current liabilities payables, and short term debt, other current liabilities, total debt, working capital and the co-working capital। So ये सब कवर हुआ है।